नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में पाठ 10 जो है वह कविता है और उस कविता का नाम है झांसी की रानी। पिछले वीडियो में हमने इस कविता के 5 पदों का अध्ययन किया है। उसमें हमने देखा था कि झांसी का साम्राज्य जो था, उस साम्राज्य के जो राजा थे, उस राजा के साथ छबेली मतलब लक्ष्मीबाई की शादी हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है। और जो अंग्रेज़ थे, उन अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ाई करने वाली थी। और उसी कारण जिस प्रकार झांसी एक साम्राज्य था, उसी प्रकार भारत में कई राजा राज्य कर रहे थे। और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये सभी राजा, उनके सिंहासन क्रोधित हो उठे थे, हिल उठे थे। और बूढ़े भारत में नई जोश भरने का काम, जवानी भरने का काम ये सभी सिंहासन, सभी राजा कर रहे थे। और सभी भारतीयों के मन में स्वतंत्र होने की, आज़ाद होने की इच्छा थी। तो ये करते समय हमने ये भी देखा था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन वह जहाँ बीता था, जो कानपुर के नाना साहब थे। तो नाना साहब के साथ वो रहती थी, खेलती थी और सभी लोग उसे छबीली कहते थे। उसके जो सहेली थे वो बर्ची, ढाल, कृपान, कटारी, ये उनकी सहेलियाँ थी। तो वीर शिवाजी की गाथा उनकी वो याद थी। और बुंदेल के सभी लोग झांसी की रानी की गाथाएँ, कहानी उनके मुँह से सुनाई देती थी। तो इसी प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो जानकारी थी वह पहले 5 पद में हमने ली थी। आगे आज के वीडियो में हमें उसके आगे की जो जानकारी है वह हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। छठा पद है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी प्रकार ये छठे पद में कहते हैं कि कवि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि उदित हुआ सौभाग्य, उदित हुआ मतलब जाग गया, सौभाग्य यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, तो झांसी के जो राजा है गंगाधर राव के साथ हुआ था। और इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य जाग गया था, उदित हुआ था मतलब जाग गया था। मुदित महलों में, मुदित मतलब प्रसन्नता, यानी कि महलों में यानी कि झांसी का जो राज दरबार था उस महलों में ये प्रसन्नता की जो प्रकाश है, यानी कि खुशियों का जो प्रकाश है वो क्या हो गया था, छा गया था। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह वहाँ के राजा गंगाधर से हुआ था। और इसीलिए वहाँ के महलों में प्रसन्नता, खुशियों का जो प्रकाश है वह फैला हुआ हमें दिखाई देता है। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन कवि कहती है कि जिस प्रकार महलों में खुशियों का प्रकाश फैलता, वो प्रकाश ज़्यादा देर तक नहीं रहा। क्यों? तो कालगति, कालगति मतलब मृत्यु की चाल, यानी कि उसका जो नसीब था, उसका नसीब उसके साथ नहीं था। काली घटा घेर लाई मतलब दुर्भाग्य के बादल, काली घटा मतलब दुर्भाग्य के बादल छा गए। यानी कि क्या हो गई, तो रानी लक्ष्मीबाई की खुशियों में काली घटा यानी कि दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे थे, छा रहे थे, क्योंकि उनका जो नसीब था वो उनका नसीब उनके साथ नहीं था। तीर चलाने वाली कर में उसे चूड़िया कब भाई, यानी कि वो क्या करती थी, तीर चलाने वाली, तलवार चलाने वाली
जो हाथ थे उस हाथों में उन्होंने शादी में जो चूड़ियाँ पहनी थी वो चूड़ियाँ उस हाथों में अच्छे नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके जो पति थे यानी कि गंगाधर थे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और वो रानी क्या हो गई? विधवा हो गई। और विधि को भी नहीं दया आई, मतलब विधि मतलब भाग्य, यानी कि उसके भाग्य को भी यह दया नहीं आई। तो इस पद से कवि हमें यही कहना चाहती है कि राजा गंगाधर से विवाह होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में खुशियाँ आई थी, प्रसन्नता आई थी। लेकिन वो खुशियाँ, वो प्रसन्नता ज़्यादा देर तक नहीं रही। उसके जीवन में उसके पति की मृत्यु होने के कारण उसके जीवन में क्या हो गया? दुख आ गया और वो रानी विधवा हो गई। और जो भाग्य था, जो नसीब था, उन्होंने भी रानी का साथ नहीं दिया। ऐसे यहाँ कवि हमें बताती है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी। वो निसंतान मरे राजा जी, ये उनका शौक था। तो बिना संतान के वो क्या हो गए थे? स्वर्गवासी हो गए थे, वो मर गए थे। और यही कहानी हर बुंदेल के जो लोग थे उनके मुंह में हमें सुनाई देती थी। जो खूब लड़ी मर्दानी वह कौन थी? तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद के द्वारा कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कठिन समय का वर्णन किया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के बाद रानी अत्यंतिक दुखी हो जाती है। उनके कई कोई संतान भी नहीं थी और वो संतान में मतलब खुद की संतान नहीं थी, उन्होंने गोद लिया था, तो कोई संतान नहीं थी। तो इसी प्रकार इस पद में यही जानकारी कवि सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने दी है। अगले पद में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बूझा दीप झांसी का तब डलहौसी मन में हर्षाया। बूझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवि इस पद में कहते हैं कि बूझा दीप यानी कि हमने हमने ऊपर के पद में देखा था कि असमय राजा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और राजा की मृत्यु होने के कारण उस राज्य के जो दीप था, मतलब जो मेन राजा था, वो राजा मरने के कारण वहाँ का दीपक क्या हो गया था? बुझ गया था। यानी कि हमारे घर में जब हम दिया जलाते हैं और वो जब बुझ जाता है ना, तो क्या हो जाता है? सभी और अंधेरा फैल जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार उस राजा की मृत्यु होने के कारण उस राज्य में, झांसी के राज्य में दुख का माहौल फैल गया था। और यही खबर किसे मिल गई थी? तो ब्रिटिश के जो मेन थे, उसका नाम क्या बताया गया यहाँ? तो डलहौजी। तो वो डलहौजी क्या मन में हर्षाया। मन में हर्षाया मतलब उसमें मन में प्रसन्नता होने लगी, उसके मन में खुशियाँ आने लगी। क्यों? क्योंकि वो झांसी पर क्या करना चाहते थे? कब्जा करना चाहते थे। हर्षा मतलब प्रसन्नता छा गई मन में। और डलहौजी ये ब्रिटिश अधिकारी है जो क्या करना चाहता था? झांसी के राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, अधिकार प्राप्त करना चाहता था। तो अभी ये मौका उसे मिल गया था और राजा के मृत्यु के बाद वो जल्दी से क्या करता है? वो झांसी का जो राज्य था वो हड़प करना चाहता था और उसे ये अच्छा अवसर पाया था। मतलब ये एक चुनौती, एक अच्छे अवसर उसने प्राप्त किया था। और इस अवसर को प्राप्त करने के लिए उसने फौरन क्या किया? यानी कि जल्दी ही उसने अपने जो फौज थे यानी कि सैनिक थे, वह सैनिक उस दुर्ग पर मतलब किले पर क्या किया था? भेज दिया था। और उस किले पर सैनिक भेजकर वहाँ अपना झंडा फहराया, मतलब अंग्रेज़ों का जो झंडा था वहाँ उन्होंने लगाया।
और लावारिस का वारिस बनकर, यानी कि उस राजा के मृत्यु के बाद जो झांसी का साम्राज्य था वो किस प्रकार बन गया था, लावारिस बन गया था। और उस लावारिस का वारिस कौन बन गया था भी, ब्रिटिश राज्य बन गया था, यानी ब्रिटिश का जो अधिकारी था वो वहाँ वारिस बन गया था। तो इस पहले पद में जिस प्रकार आपने मणिकर्णिका ये पिक्चर फिल्म देखी होगी, तो उस पिक्चर फिल्म में दिखाया गया है कि रानी महालक्ष्मी बाई जो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई सॉरी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जब पति की मृत्यु हो जाती है तो राज्य की जो कारोबार है वो संभालने लगती है। लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी क्या करते हैं, वहाँ आक्रमण करके वो जो साम्राज्य है वो प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, और वो अपना अधिकार वहाँ जमाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ राजा की मृत्यु होने के कारण वह साम्राज्य जो अंग्रेज अधिकारी डलहौजी वो क्या करता है, फौरन फौजें भेजकर वो किले पर अपना झंडा फहराता है, लहराता है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, है ना, ये देखकर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसके आंखों में क्या आ जाते हैं, अश्रु आ जाते हैं। और उस अश्रुपूर्ण आंखों से वो रानी क्या कर रही थी, वो साम्राज्य देख रही थी जी, जो क्या किया था ब्रिटिश ने हासिल किया था। और वो क्या हो गई थी, वीरानी हो गई थी, मतलब उजड़ रही थी, यानी कि झांसी का साम्राज्य उजड़ रही थी, वीरानी हो रही थी मतलब उजड़ रही थी, यानी कि ब्रिटिशों ने उसे हासिल किया था। और ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। और ये सभी अन्याय अत्याचार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी आंसू भरी आंखों से क्या कर रही थी, देख रही थी। और इसीलिए वो क्या करती है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सैनिक तैयार कर लेती है। और यही कहानी हर एक बुंदेली के लोगों के मुंह से सुनाई देती थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो कौन थी, तो झांसी की रानी थी। अगले पद में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान अगले पद में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान हमें ये बताती है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डल हौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अनुनय, अनुनय मतलब विनय, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना, याचना करना, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना, याचना करना। विकट फिरंगी, फिरंगी मतलब विदेशी, है ना, यानी कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वह अंग्रेजों के सामने क्या कर रही थी, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रही थी कि लोगों के ऊपर अच्छा अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो, मेरी झांसी मत छीनो, ये विनम्रता पूर्वक उनसे बातें कर रही थी। लेकिन जो विदेशी लोग थे, फिरंगी की माया मतलब जो विदेशी लोग थे जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, उन्होंने ये बात नहीं सुनी। उन्होंने भारत में व्यापार करते करते अपना साम्राज्य का क्या किया है, विस्तार किया है। और जो यहाँ के व्यापारी थे वो व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया था, यानी कि वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। और यहाँ के जो राजा थे उनकी वो दया चाहते थे, यानी कि उनके नीचे वो काम करना चाहते थे, है ना, और व्यापारों के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। लेकिन जब भारत में उनका विस्तार हो गया तो उन्होंने क्या किया, जो राजा थे, जो नवाब थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने उनको भी ठुकराया, अपने पैरों के नीचे क्या किया, कुचल कर मार दिया। यानी कि उनके ऊपर ये अंग्रेज़ लोग क्या करने लगे, अत्याचार करने लगे, अन्याय करने लगे। और इसमें डलहौजी ने अपने पैर पसारे, मतलब
उनके साम्राज्य का उन्होंने विस्तार कर दिया। और विस्तार कर सभी भारतीयों के ऊपर वो क्या करने लगे, अन्याय अत्याचार करने लगे। रानी दासी बनी, है ना, जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो क्या हो गई, तो अंग्रेजों ने तो उनका जो किला था वो छीन लिया, और वो अभी क्या बन गई थी, दासी बन गई थी। और बनी यह दासी, यानी कि जो अंग्रेज लोग दासी बनकर यहाँ आए थे, वो अभी क्या बन गए थे, महारानी बन गए थे। मतलब वो अभी हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। यानी कि जो राजा थे वो क्या हो गए, दासी के समान बन गए, और जो अंग्रेज थे वो राजा बन गए। और यही सभी कहानी किसके मुंह में थी, तो बुंदेले के जो हर बोले, यानी कि हर लोग के मुंह में हमें सुनाई देती थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो इसी प्रकार इस पद के द्वारा कवि हमें यही बताना चाहती है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे, फिर धीरे धीरे राजा महाराजाओं से दया और सहायता की भीख मांगकर उनकी ही राज्य क्या किया, उन्होंने हड़प कर लिया, और अपना राज्य का विस्तार करके यहाँ क्या किया, उन्होंने अपना राज्य निर्माण कर दिया। इसी प्रकार यह जानकारी यहाँ बताई। कवि सुभद्रा कुमारी चौहान अगले पद में बताती है कि चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिटूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सातारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवि सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ कहती है कि चीनी राजधानी दिल्ली थी, यानी कि जो अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया वो कहाँ कहाँ तक किया, तो जो हमारी राजधानी दिल्ली थी, आज की दिल्ली कहा जाती, तो वो दिल्ली वो भी क्या किया था, हमसे छीन ली गई थी। फिर जो लखनऊ था वो लखनऊ भी हमसे क्या किया था, छीन लिया गया था, हड़प कर लिया गया था। और जो पेशवा थे, जो राजा थे, उस राजा को बिठूर में क्या किया गया था, कैद कर लिया गया था। और जो नागपुर की जो साम्राज्य था, उस नागपुर का साम्राज्य भी उन्होंने किस प्रकार हासिल किया था, तो घातपात करके ही उन्होंने हासिल किया था। उदयपुर तंजौर सातारा कर्नाटक की भी इसी प्रकार ही हालत थी, यानी कि इस पर भी अंग्रेज़ों ने अपना राज्य जमाया था, वहाँ भी अपना साम्राज्य निर्माण किया था। और जो सिंध पंजाब ब्रह्म मतलब म्यांमार आदि जगहों पर भी यहाँ अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्यों का निर्माण किया था। वज्र निपात मतलब पतन होने लगाया, किसका, वहाँ के राजाओं का पतन होने लगा था, और उनके विपरीत कोई भी कुछ भी नहीं कहता था। जिस प्रकार राजधानी दिल्ली छीनी, जिस प्रकार लखनऊ पर उसने अपना साम्राज्य किया, कब्जा किया, नागपुर हासिल किया, उदयपुर तंजौर सातारा हासिल किया, उसी प्रकार बंगाल और मद्रास की भी हालत थी, यानी कि वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। तो इसी प्रकार इस पद में कवि सुभद्रा कुमार चौहान कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ आकर अपना साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया था, ये इस पद में बताया है। जैसे कि राजधानी दिल्ली हो, लखनऊ हो, या पेशवा को कैद करके नागपुर हासिल किया, उदयपुर हो, तंजौर हो, सातारा हो, कर्नाटक हो, सिंध हो, पंजाब हो, मद्रास हो, बंगाल हो, आदि जगह अपना साम्राज्य उन्होंने निर्माण कर दिया था। अगले पद में कवि कहते हैं, रानी रोई रनीवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यानी कि इस पद में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान
हमें यही बताना चाहती है कि जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य विस्तार हो जाता है, साम्राज्य बढ़ जाता है, और जब साम्राज्य बढ़ जाता है तो वो राजाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार करने लगते हैं। वो राजाओं को मार देते हैं, और जब राजाओं को मार देते हैं या राजाओं पर अन्याय अत्याचार करने लगते हैं तो जो उनकी रानियां है वो रानियां क्या करने लगी है, दुख करने लगी है। और वो कहाँ बैठी है, रनिवासों में। रनिवासों में मतलब रानियों के रहने की जो जगह होती है उसे क्या कहा गया है, रनिवासों कहा गया है। जिस प्रकार मराठों के राजा थे उसी प्रकार कुछ मुस्लिम राजा भी राज्य करते थे, और उनके जो पत्नियां थी उन्हें बेगम कहा जाता था। तो उन जो रानियां थे वो रानियां और बेगम क्या है, अपने निवास में दुख कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर अंग्रेज क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेजों की निर्लजता का वर्णन इस पद में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। वे लोग किस प्रकार सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राजा राज्य के हड़प कर रहे थे, और राज्य हड़प करने के बाद रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे। उनके कपड़े और जो जेवर थे वो क्या कर रहे थे, उनसे छीन कर नीलाम कर रहे थे। और यही जानकारी इस पद में दी गई, जैसे कि उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार में, यानी कि राजाओं के रानियों के जो कपड़े थे, जो गहने थे, वो कहाँ बिकते थे, तो कलकत्ता के बाजार में बिकते थे। और वो कैसे बिकते थे, सरेआम बिकते थे, खुलेआम बिकते थे। उनकी नीलामी हो जाती थी, और अंग्रेजी के जो अखबार थे उन अखबारों में यह खबर छपती थी। तो किस प्रकार छपती थी कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यानी कि नौलख हार बहुमूल्य हार। नौलख हार मतलब बहुमूल्य हार, जो महत्वपूर्ण हार होते थे। नागपुर के जो महत्वपूर्ण जेवर थे वो इस बाजार में बिकने लगे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अन्याय अत्याचार कर रहे थे। यों पर्दे की इज्जत पर देशी की हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि ये जो पर्दों की इज्जत थी, तो ये इज्जत देश के हाथ बिकने थी, यानी कि लोगों के हाथ बिकने लगी थी, ऐसे कवि यहाँ कहते हैं। और यही कहानी उन लोगों के मुंह से हमें सुनाई देती थी कि जो लड़ी मर्दानी वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। अगले पद में कवि कहते हैं, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुदुपंत पेशवा, जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में यानी कि झोपड़ी में, कुटियों में मतलब झोपड़ी में, थी विषम वेदना मतलब दुख, विषम वेदना मतलब दुख। महलों में आहत अपमान, यानी कि जो राजाओं के महल थे उस महलों में भी आहत मतलब घायल, यानी कि अपमान से ये राजा भी क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, यानी सैनिकों के मन में भी उनके पूर्वजों ने, पुरखों मतलब पूर्वजों ने जो कुछ लड़ाई थी उनका अभिमान था, और वही अभिमान उनके मन में जाग गया था। और नाना धुनुपंत पेशवा, जुटा रहा था सब सामान। तो इस पद में कवि यही कहना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों का अत्याचार करने के कारण जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं या महलों में रहने वाले राजा लोग हैं, इन लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति दुख निर्माण हो गया था, अपमान की भावना निर्माण हो गई थी। जो सैनिक थे उन सैनिकों के मन में भी अपने पुरखों का, पूर्वजों का अभिमान निर्माण हो गया था, और ये सभी लोग अंग्रेज़ों से क्या पाना चाहते थे, तो आज़ादी पाना चाहते थे, उनकी गुलामी
को ठुकराना चाहते थे। और इसीलिए जो नाना पेशवा है वो लड़ाई के लिए क्या कर रहे थे, तो सामान इकट्ठा कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जो छबीली है, उसे क्या कहा गया है, रणचंडी यानी दुर्गा का एक रूप कहा गया है। और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए वो क्या कर रही थी, सभी लोगों को आह्वान कर रही थी, पुकार रही थी, आप सब एक हो जाओ, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और इस लड़ाई के प्रारंभ, इस यज्ञ का प्रारंभ हो गया था। और सभी के मन में आज़ादी प्राप्त करने की ज्योति क्या हो गई थी, जाग गई थी। और यही कहानी हर एक बुंदेले के लोगों के मुंह से सुनाई दे रही थी। तो इस पद से कभी हमें यही बताना चाहते हैं कि चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी के मन में अंग्रेज़ों के लिए विद्रोह की चिंगारी जली हुई थी। और इसीलिए वो विद्रोह करने लगे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पद के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।